चाचा चौधरी और मंत्र। एक दिन एक आदमी चाचा चौधरी के पास आता है। चाचा जी, शहर में ऊन का अकाल पड़ा है, सब जगह खोज लिया, मगर मुझे 1 पाउंड ऊन न मिली जिससे एक स्वेटर बुना जा सके। चाचा चौधरी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह तो होना ही था, तुम्हारी चाची स्वेटर जो बुन रही है। ये सुनकर वो आदमी चौंक पड़ता है। लेकिन चाची के स्वेटर बुनने से शहर की ऊन थोड़े ही खत्म हो जाएगी। हा 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 हा। वह स्वेटर साबू का बुना जा रहा है। हैं? और वो आदमी वापस चल देता है। चल मुरारी लाल, ये सर्दियां बिना स्वेटर के ही काटनी होंगी। कुछ दूर पर 2 ठग, बानी और हाका। बानी, मेरे पास 1 रुपए का नोट है, इससे दौलत कमानी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। दोनों सेठ दास के पास जाते हैं। सेठ जी, मेरा दोस्त हाका रुपयों को दुगना करने का मंत्र जानता है। निकालिए 1 का नोट और देखिए करिश्मा। अभी लो। सेठ उसके हाथ में 1 रुपए का नोट देता है। देखिए, मेरे हाथ में आपका दिया 1 रुपए का नोट है। हाँ है। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। और तभी चमत्कार होता है। और 1 से 2 नोट बन गए। वाह! दुकानदार लालच में आकर काफी सारे पैसे निकालकर उनके हाथ में दे देता है। भाई हाका, ये लो 1000 रुपए, इनके 2000 बना दो। हाका तुरंत उन पैसों को अपने हाथ में ले लेता है। अभी लो। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। सेठ जी, आंखें बंद करो, जब तक हम ना कहें खोलना मत। सेठ के आंखें बंद करते ही बानी और हाका वहां से भाग जाते हैं। भागो। आगे जाने पर, हाका, सुना है चाचा चौधरी के पास काफी पैसा है, क्यों ना उसे भी बेवकूफ बनाएं? ठीक है। वो दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, मेरे दोस्त हाका के पास चमत्कारी मंत्र है जिससे पैसा 2 गुना हो जाता है, क्यों नहीं आप भी फायदा उठाते? ठीक है, मैं अभी अंदर से आता हूँ। बानी और हाका दोनों खुश हो जाते हैं। यह भी फंसा। शायद वह अंदर करेंसी नोटों की गड्डी लेने गया है। चाचा चौधरी वापस आते हैं। लो, ये बैंक की मेरी पासबुक है। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसे दुगना कर दो। क्या? उसने तो नहले पर दहला मार दिया। तभी वहां पर सेठ दास दौड़ा दौड़ा आता है। चाचा जी, वो दोनों मेरे 1000 रुपए लेकर चंपत हो गए थे। ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? भागो। साबू उन्हें घेर लेता है। तुम ये नहीं कर सकते। हम पैसे लौटाते हैं। चाचा चौधरी और मुर्गी चोर। चाचा चौधरी। एक दिन एक जगह पर, दास, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। होला, मैं भी भूख मिटाने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ। तभी उन दोनों की नजर पड़ोसी की मुर्गी पर पड़ती है। क्यों ना हम खरैती की मुर्गी चटकर जाए? पर मुर्गी का चिल्लाना सुनकर उसका मालिक दौड़ा आएगा और हम पकड़े जाएंगे। दास अपनी जेब से एक कौड़ी निकालता है। मेरी एक कौड़ी कमाल दिखाएगी। ये कौड़ी आटे में लपेटकर मुर्गी को खिलाएंगे। कौड़ी उसके गले में अटक जाएगी और वो बोल नहीं सकेगी। वाह, क्या तरकीब निकाली है। और वो दोनों उस कौड़ी को आटे में लपेटकर
मुर्गी के सामने डाल देते हैं। मुर्गी आटे में लिपटी हुई कौड़ी खाती है और वो दोनों मुर्गी को उठाकर भाग जाते हैं। इसे लेकर भाग चलो। कुछ देर बाद खरैती घर से निकलता है। मेरी मुर्गी कहाँ गई? उस दिन के बाद खरैती जो भी मुर्गी लाता वो गायब होती रही। दास, तेरी कौड़ी ने तो हमारे रोज के खाने का इंतजाम कर दिया। तब खरैती लाल परेशान होकर चाचा चौधरी के पास जाता है। चौधरी, हर रोज मेरी मुर्गी गायब हो जाती है। दाल में जरूर कुछ काला है। अपना कान इधर लाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। चाचा चौधरी खरैती के कान में कुछ कहता है। समझ गया। अगले दिन, आज मुर्गी काफी मोटी है। देखते क्या हो, डालो कौड़ी। वो दोनों एक बार फिर मुर्गी के सामने आटे से लिपटी हुई कौड़ी डालते हैं, जिसे मुर्गी खा जाती है। वो उसे खा गई। पकड़ लो उसे। भाग चलो यहाँ से। और दोनों मुर्गी उठाकर भागने लगते हैं, पर तभी उनके कदम ठिठक जाते हैं। ये क्या? इसके पैर से रस्सी बंधी है। रस्सी का दूसरा सिरा खरैती के पैर से बंधा था। पकड़ा। ओह! दास और होला मुर्गी को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। मुर्गी को फेंको और सिर पर पाँव रखकर भागो। तभी चाचा जी आकर उन्हें सामने से अपने भीमसेनी लठ के साथ घेर लेते हैं। कहाँ जाते हो? जब इतने दिन तक मुर्गियां खाई हैं, तो कुछ दिन जेल की हवा भी खाओ। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा चौधरी और साबू एक दिन घूमने निकले। तभी उन्हें किसी ने आवाज लगाई। चाचा जी। चाचा चौधरी ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे कौन बुला रहा है? चाचा जी, आपको कोई नहीं बुला रहा। ये तो आपका भ्रम है। तभी एक हाथ ने चाचा चौधरी का कुर्ता पकड़ लिया। मैंने आवाज दी थी, मगर आप सुन ही नहीं रहे। चाचा चौधरी ने मुड़कर देखा तो एक नाटा सा आदमी दिखाई दिया। आपकी तारीफ? मेरा नाम टिंगू मास्टर है। 40 वर्ष का होकर भी मेरा कद नहीं बढ़ा। डॉक्टरों का कहना है हार्मोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं नाटा रह गया हूँ। लोग मेरे कद को देखकर खिल्ली उड़ाते हैं। निराश होकर आपके पास आया हूँ। मुझे शागिर्द बना लीजिए। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, टिंगू मास्टर हमसे पहले ही इतना बड़ा साबू नहीं संभलता, और शागिर्द बनाकर क्या करेंगे? चाचा जी, निराश मत करिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, तो हमारे पीछे पीछे चलो। हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि तुम्हें अपना शागिर्द बनाया जाए या नहीं। और चाचा जी टिंगू मास्टर को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर चाचा चौधरी देखता है कि एक जगह लोगों की भीड़ जमा है। तुम सब परेशान क्यों खड़े हो? एक आदमी एक कारखाने की ओर इशारा करते हुए उन्हें सारा हाल बताता है। कारखाने में एक डाकू ने पिस्तौल दिखाकर मालिक को कैद कर रखा है। वह 1 लाख रुपया मांग रहा है, वरना गोली मारने की धमकी देता है। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है। मैं अभी जाकर उस डाकू को मच्छर की तरह मसल देता हूँ। पर चाचा चौधरी उसे रोकते हैं। नहीं साबू, कारखाने के खिड़की दरवाजे सभी बंद हैं। तुम्हारे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे को तोड़ें तो डाकू मालिक को गोली मार देगा। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर की तरफ मुड़ते हैं। टिंगू मास्टर, अब तेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है।
ले मेरा भीमसेनी लठ, ये तेरी मदद करेगा। चाचा चौधरी दीवार में से निकले हुए एक पाइप की ओर इशारा करते हैं। कारखाने के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, वह पाइप। तू आसानी से घुस जाएगा। जा, मालिक को बचा। बहुत अच्छा। टिंगू मास्टर पाइप के अंदर सरकता है। शाबाश, हिम्मत से काम लेना। कारखाने के अंदर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे आदमियों ने 5 मिनट में यदि मुझे 1 लाख ना दिए तो मैं तुम्हें गोली मार। पर वो बदमाश अपनी बात पूरी ना कर सका कि तभी हाय! भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार उसके सर पर हुआ और उस बदमाश की पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी। टिंगू मास्टर भागकर पिस्तौल उठाता है और उस बदमाश पर तान देता है। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। सेठ जी, दरवाजा खोलो और बाहर जाओ। चाचा चौधरी और सभी लोग बाहर से अंदर आ जाते हैं और उस बदमाश को धर दबोचते हैं। चलो थाने। शाबाश टिंगू, आज से तू मेरा शागिर्द। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर घूमने जाते हैं। समुद्र का अपना ही लुत्फ है, लहरों की तरंग और ये ठंडी ठंडी रेत। इससे अच्छा जिंदगी में और क्या है। मैं तरबूज ले आया हूँ, सारा दिन यही खाता रहूंगा। चाचा चौधरी अपने साथ लाई फुटबॉल वहाँ खेल रहे बच्चों को दे देते हैं। फुटबॉल खेलो और मौज उड़ाओ। इधर साबू पेट पूजा में जुट जाता है। मुझे तो भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तरबूज धूप में पड़े हुए गर्म हो गए हैं, क्यों ना इन्हें कुछ देर समुद्र के ठंडे पानी में रखा जाए। ये सोचकर साबू समुद्र के अंदर चल देता है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें खाने में ज्यादा मजा आएगा। कुछ देर बाद समुद्र के पानी के अंदर काफी देर रख लिए। अब तक ये तरबूज ठंडे हो गए होंगे। इधर समुद्र में एक नौका। धनपत। हाँ गणपत। यार भूख लगी है। तेरी भूख मिटाने का इंतजाम ही तो कर रहा हूँ। तभी धनपत को तरबूजों से भरी हुई एक टोकरी दिखाई देती है। वो देखो कितने तरबूज। और वो अपने हाथ में थामा हुआ कांटा घुमाने लगता है। धनपत कांटा टोकरी की ओर उछाल देता है। इतने सारे तरबूज हम दोनों की भूख मिटाने के लिए काफी होंगे। और कांटा जाकर टोकरी में अटक जाता है। हाँ, कांटा ठीक जगह लगा। आजा आजा। धनपत जैसे ही कांटे को अपनी ओर खींचता है तो साबू पानी में से निकलकर कांटे को पकड़ लेता है। हैं? पहलवान, मैंने तुम्हें नाव में बुलाने के लिए कांटा फेंका था। यह नाव में बैठकर आराम से ठंडे ठंडे तरबूज खाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे पहलवान, नाव में खाओगे तो सब मिल बांट कर खाएंगे। हमारे पास नमक है और ये छुरी भी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आता हूँ। साबू धनपत की बात मान लेता है और जैसे ही नौका पर चढ़ने लगता है तो ओह, ये क्या? बचाओ! नौका उलट जाती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं पानी में ही ठीक हूँ। वो तीनों समुद्र से बाहर निकलकर आते हैं। अपनी बेवकूफी के कारण हम नाव से ही हाथ धो बैठे। थोड़ी दूर समुद्र तट की रेत पर
हाँ, कितना अच्छा रेत का घरौंदा बना है। इसमें अपनी गुड़िया का सामान सजाऊंगी। समुद्र तट पर रेत के घरौंदों को तोड़ने में बड़ा लुत्फ आता है। गप्पू पहलवान, मेरा घरौंदा मत तोड़ो। मगर गप्पू पहलवान एक नहीं सुनता और उस घरौंदे को तोड़ डालता है। हा, 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 हा। और गप्पू पहलवान वहां से भाग जाता है। मेरा घरौंदा। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। नीली, क्यों रो रही हो? गप्पू पहलवान ने मेरा घरौंदा तोड़ डाला। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया घरौंदा बना देता हूँ। और चाचा चौधरी नीली के लिए एक नया घरौंदा बना देते हैं। लो, नया घरौंदा तैयार हो गया। ये सिर्फ नीली का है। वाह, पहले से भी बढ़िया। नीली, खेलो और मौज मनाओ। जो कोई तुम्हारा घरौंदा तोड़ेगा वो हफ्ता भर पछताएगा। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। तभी गप्पू पहलवान वहां फिर से आता है। नया घरौंदा, मेरे लिए मजाक बनाने का एक और मौका। गप्पू पहलवान, चाचा चौधरी ने कहा है जो इसे तोड़ेगा वो एक हफ्ते तक पछताएगा। वो बकवास करता है। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। देखो। इतना कहकर गप्पू पहलवान अपना पांव हवा में उठाता है और पूरी ताकत से घरौंदे पर दे मारता है। आई! घरौंदे के अंदर रखे हुए कांटे उसके पैर में घुस जाते हैं। ये क्या? इस घरौंदे में कांटे रखे थे? और फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा है कि पैर में एक हफ्ते तक पट्टी बंधी रहेगी। अब ये कभी घरौंदे नहीं तोड़ेगा। चाचा चौधरी और मथुरा के पेड़े। एक दिन चाचा चौधरी एक ड्रम लुढ़काते हुए कहीं जा रहे थे। तभी साबू उनसे बोला, चाचा जी, ये ड्रम मैं पहुंचाऊं? नहीं साबू, मैं खुद ही इसे लुढ़का कर ले जाऊंगा। चाचा चौधरी ड्रम को लुढ़काते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में खोटे, हाँ लोटे, देखो चाचा चौधरी ड्रम ला रहा है। ये पेट्रोल का ड्रम है। क्यों ना हम इस पेट्रोल में आग लगा दें? उससे क्या फायदा लोटे? बस चाचा चौधरी को छकाने में मजा आता है। लोटे फटाफट एक प्लान बनाता है। खोटे, तू चाचा चौधरी को पेड़े दे। वो जब इन्हें खाने में व्यस्त होगा, मैं ड्रम में आग लगा दूंगा। फिर देखना पेट्रोल कैसे धू धू कर जलता है। वाह! खोटे चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, ड्रम ढकेलते ढकेलते आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। खोटे मिठाई का डिब्बा चाचा चौधरी की ओर बढ़ाता है। आपको भूख लगाई होगी, लीजिए पेड़े खाइए। खोटे एक पेड़ की ओर इशारा करता है। जल्दी क्या है, उस पेड़ की छांव में बैठकर आराम से खाइए। चाचा चौधरी और खोटे पेड़ की ओर चल देते हैं। पेड़ की ठंडी छांव के नीचे। वाह खोटे, सचमुच पेड़े बहुत अच्छे हैं, असली मथुरा के हैं। इधर लोटे ड्रम का ढक्कन खोलता है।
यही मौका है। ये ड्रम का ढक्कन खोला और वो एक तीली जलाकर ड्रम के अंदर डाल देता है और ये गई दिया सलाई ड्रम के अंदर। तीली अंदर जाते ही ड्रम एक धमाके से फट पड़ता है और लोटे के होश फाख्ता हो जाते हैं। चाचा चौधरी मुस्कुराते हुए उसकी ओर आते हैं। अरे, उस ड्रम में बारूद भरा था जिसे मैं विस्फोट करने के लिए किसी वीरान जगह पर ले जा रहा था। लोटे, चूंकि तुमने मेरा काम कर दिया इसलिए लो, पेड़ा खाओ। हाय मेरे मथुरा के पेड़े। चाचा चौधरी और जाना फिल्म देखने। एक दिन चाचा चौधरी साबू से कहते हैं, साबू, बिनी फिल्म देखना चाहती है, मैं उसे मैटिनी शो दिखाने ले जा रहा हूँ। पीछे से घर का ख्याल रखना। दीपू यहाँ रहकर तुम्हारा मनोरंजन करता रहेगा। देखना पीछे से कोई चोर उचक्का घर में ना घुस आए। चाचा जी, आप फिल्म देखने जा रहे हैं या तीर्थ यात्रा को? जो इतने उपदेश दे रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए। चाचा चौधरी बिनी को लेकर फिल्म देखने के लिए निकल पड़ते हैं। चलो भाग्यवान, कहीं फिल्म ना छूट जाए। साबू और दीपू। साबू, कौन सी कहानी सुनोगे? हरिमन तोते की या अली बाबा की? अली बाबा की। वहीं से कुछ दूर दो डाकू, नारोब और सुहा। सुहा, चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को जाते मैंने देखा है। क्यों ना हम पीछे से उनके जेवर और नकदी लूट लें। लेकिन वो विशाल काय साबू बैठा है। वो पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा जरूर है, पर उसमें अक्ल चींटी जितनी भी नहीं। तो फिर चलो। और दोनों चाचा चौधरी के घर की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर नारोब एक गोली हवा में दागता है। ओह, गोली चलने की आवाज, लगता है डाकू आ गए। वो दोनों बंदूक साबू और दीपू पर तान देते हैं। कुतुब मीनार, एक तरफ हट जाओ, हम चाचा चौधरी के घर की सफाई करने आए हैं। मच्छरों, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। खबरदार, अगर तुम 1 इंच भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़के को गोली मार दूंगा। और साबू ठिठक जाता है। नहीं, तुमने इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नारोब और सुहा दोनों डाकू हंसने लगते हैं। सुहा, मैं इस लड़के को काबू में रखता हूँ, तुम अंदर जाकर सारे जेवर और पैसे ले आओ। ठीक है। तभी पीछे से एक वार नारोब के सर पर होता है। दूसरा वार सुहा के ऊपर। याऊ! दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। चाचा जी, आप जल्दी कैसे लौट आए? सिनेमा थिएटर पर हाउसफुल था, हमें टिकट ही नहीं मिले। चाचा चौधरी साबू से मुखातिब होते हैं। साबू, इन बदमाशों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। चाचा चौधरी और लालू और चालू। लालू और चालू ने बाजार से अंडे खरीदे। लालू, तू इन अंडों का क्या करेगा? मैं इन अंडों के चूजे निकलवाऊंगा। चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी तो उन्हें बेचकर बकरी लूंगा। बकरी का दूध बेचकर गाय खरीदूंगा। गाय का दूध बेचकर एक भैंस आएगी। दूध बेचकर और भैंसे खरीदूंगा।
फिर मेरा एक बड़ा डेयरी फार्म बन जाएगा और मैं लखपति हो जाऊंगा। अब तू बता चालू, तू इन अंडों का क्या करेगा? मैं इन अंडों का ऑमलेट बनाकर बेचूंगा। जो मुनाफा होगा उससे चाय की दुकान खोलूंगा। दुकान से जो फायदा होगा उससे एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा। फिर अच्छी आमदनी होगी। मैं बंबई का ताजमहल होटल खरीदकर चैन से रहूंगा। तुम इन अंडों से ताजमहल होटल नहीं खरीद सकते, तो तुम भी अंडों से डेयरी फार्म बनाकर लखपति नहीं बन सकते। अरे झगड़ा छोड़ो, वह देखो, वह चाचा चौधरी जा रहा है। सुनते हैं वह बड़ा अक्लमंद, ना ना ना, मेरा मतलब अक्लमंद आदमी है। उसी से पूछते हैं किसकी योजना अच्छी है। ठीक है। और वो दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, एक फैसला करते जाओ। कैसा फैसला? ये कहता है कि इन अंडों को बेचकर डेयरी फार्म खोल सकता है। मैं कहता हूँ कि अपने अंडों के ऑमलेट बेचकर मैं बंबई का ताजमहल होटल खरीद सकता हूँ। किसकी योजना अच्छी है? चाचा चौधरी ये सुनकर हंसने लगते हैं। तुम दोनों ही बेवकूफ हो, शेख चिल्ली। लालू और चालू को गुस्सा आ जाता है। बुढ़े, तूने मुझे बेवकूफ कहा? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और लालू अंडे की टोकरी चाचा चौधरी के ऊपर दे मारता है। ये ले, चख मजा। चाचा चौधरी एक झुकाई देकर बच जाता है और अंडों से भरी टोकरी सीधा जाके टकराती है चालू के मुंह पर। ओह, मैं मर गया। अरे ये क्या? चालू भाई, ये सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है। ना ये मुझे बेवकूफ कहता, ना मैं अंडे फेंक कर मारता। मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ लालू। चाचा चौधरी, तेरी वजह से मेरे मुंह पे अंडे फेंके गए। होशियार हो जा, अब तू नहीं बच सकता। और फिर चालू भी अंडों की टोकरी चाचा चौधरी पर दे मारता है, जिससे चाचा चौधरी एक बार फिर से बच जाते हैं और वो टोकरी जाकर टकराती है लालू के मुंह से। ओह चालू, ये तूने क्या किया? और दोनों अफसोस मनाने लगते हैं। हाय, मेरे सारे अंडे टूट गए। मेरे लाखों रुपए के डेयरी फार्म की योजना मिट्टी में मिल गई। अरे मेरा तो उससे भी कीमती ताजमहल होटल हाथ से निकल गया। चाचा चौधरी उन दोनों का मुंह पोंछते हैं। मूर्खों, वो सब तुम्हारे ख्याली पुलाव थे। लो, मुंह हाथ पोंछ लो और मेरी बात सुनो। कहो। तुम्हारे अंडों का घाटा मैं पूरा किए देता हूँ। भूतनाथ गली में नंबर 420 में जाना, वहाँ मेरा आदमी बैठा है, तुम्हें ढेर सारे अंडे देगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर लालू और चालू चाचा चौधरी के बताए हुए पते की ओर चल देते हैं। आओ चलें, भूतनाथ गली में मकान नंबर 420, तुम्हें याद रहेगा ना? पते पर पहुंचकर। मकान नंबर 420 तो यही है, पर ये तो सुनसान पड़ा है। भूत तो नहीं बसते यहाँ। भूत? मुझे डर लगता है। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचते हैं। अंदर जाकर देखते हैं, शायद कोई हो। तू पहले घुस। दोनों घर के अंदर घुसते हैं। अरे भाई, कोई है? कोई है? कोई है? कोई आवाज नहीं। मुझे भी डर लगने लगा है। चलो भाग चलें। तभी लालू थोड़ी सी हिम्मत बटोरता है। अरे चालू, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम बहादुर आदमी हैं। आखिर हमें अपने अंडे वसूल करके लखपति भी तो बनना है। तू ठीक कहता है। हम यूं ही डर रहे हैं। यहाँ ना भूत है ना भविष्य। तभी अचानक चालू के गर्दन में कुछ अटकता है। अर्र, बाप रे, भूत! बचाओ!
और लालू हंसने लगता है। डरपोक, ये तो खिड़की में बैठा बंदर है जिसने छतरी तेरे गले में डाल दी। तू हिम्मत मत हार, आओ दूसरे कमरे में चलें। दूसरे कमरे में दोनों पहुंचते हैं तो एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? कहीं ये आवाज भूत की तो नहीं? हो सकता है मेरे दिल की धड़कन डाक गाड़ी की तरह तेज हो गई है। तभी ऊपर रखे खाली डिब्बे उनके ऊपर दनदना कर गिर पड़ते हैं। बाप रे, मर गए! हाय, मार डाला, बचाओ! भाई चालू, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस मकान में भूत बसते हैं। तभी चालू की नजर भागते हुए चूहे पर पड़ती है। ये रहा भूत। इस चूहे के भागने से नीचे की पेटी खिसक गई। संतुलन बिगड़ने से ऊपर की सारी पेटियां धड़ाधड़ नीचे आ गिरी। लेकिन चाचा चौधरी ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो कहाँ है? चाचा चौधरी जो कुछ कहता है कभी झूठ नहीं निकलता। ये हमारी बेवकूफी थी जो हमने ऐसे आदमी की बेइज्जती की। चाचा चौधरी का आदमी जरूर यही होगा। तुम यहीं ठहरो, मैं पीछे जाकर दालान में देखता हूँ। और चालू दालान की तरफ चल देता है। पीछे के दालान में चालू ने जो देखा देखकर भौचक्का रह गया है। और चालू दौड़ता हुआ वापस लालू के पास आया। अरे चालू, क्या हो गया? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? पर चालू की बोलती बंद थी। अरे तू बोलता क्यों नहीं? डर के मारे तेरी जबान बंद हो गई है। चालू एक और को इशारा करता है। लगता है तूने जरूर कोई भयानक चीज देखी है। आओ मेरे साथ, जरा मैं भी देखूं वो है क्या चीज। और जैसे ही लालू दालान में पहुंचता है, भूत भूत! अरे बाप रे, ये जरूर भूत के हंसने की आवाज है। और पीछे मुड़ते ही, अरे चाचा चौधरी, ये तुम हंस रहे हो? मैंने सोचा तुम इस सुनसान मकान को देखकर कहीं घबरा ना जाओ, सो पीछे पीछे चला आया। लेकिन यहाँ तो सचमुच भूत रहते हैं। अरे ये भूत नहीं, सोया हुआ अपना साबू है। यही वह आदमी है जिसका मैंने जिक्र किया था। वो देखो, टोकरियों में उसके पास कितने सारे अंडे पड़े हुए हैं। अरे भाई साबू, उठ, इन्हें अंडे दे दो। और साबू जाग जाता है। अच्छा हुआ चाचा जी जो आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं दिन भर सोता रहता। साबू अंडे की 2 टोकरियां उठाकर लालू और चालू की तरफ बढ़ा देता है। ये लो अंडे। लालू और चालू, फिर आई मुसीबत। साबू ने अंडों से भरे इतने भारी टोकरी दे दिए हैं कि उठाए नहीं उठते हैं। चाचा चौधरी और अंधेरे में। एक रात घर के लोग जब गहरी नींद में थे तो एक आवाज से उनकी आंख खुली। ये आवाज कैसी? बत्ती गुल हो गई है। वो महिला खिड़की से बाहर देखती है। नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट्स किसने बुझाई? तभी और एक जोरदार आवाज आती है और वो दंपत्ति घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। निकलो! शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे घर में चोर घुस आया है। वो महिला अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। वह इस कमरे में छुपा है। पहलवान हाथ में लठ लेकर कमरे के अंदर घुस जाता है। फिक्र मत करो, मैं उसे मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा।
कमरे के अंदर दो चमकती आंखें पहलवान को दिखाई देती है वो आंखें कहीं कोई भू भू और वो पहलवान दौड़ लगा देता है। भूत! बचाओ! और दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता है। वहां अंधेरे में भूत है, देखो उसने मेरे सिर पर चोट मारी, मेरे सिर पर अंडा बन गया। तभी चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लिए वहां आते हैं। क्या बात है? चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है। नहीं, भूत। चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लेकर अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। मैं जाकर अभी देखता हूं। चाचा चौधरी कमरे से लौटकर आते हैं और उन सबको लेकर वापस कमरे के अंदर जाते हैं। मेरे साथ अंदर आओ। चाचा चौधरी टॉर्च की रोशनी एक आले पर बैठी बिल्ली पर डालते हैं। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी, कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वो टूट गया और अंधेरा हो गया। चाचा चौधरी अपनी टॉर्च बुझाते हैं। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रुल्दू भूत समझ बैठा। ये बात सुनकर रुल्दू की त्योरियां चढ़ जाती है। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? चाचा चौधरी अपनी टॉर्च की रोशनी में छत से लटका हुआ एक कुंडा दिखाते हैं। अंधेरे में घबरा कर जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया है? यह भी खूब रही। चलो अपने अपने घर। सभी लोग अपने अपने घर वापस चल देते हैं। चाचा चौधरी और खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ एडवेंचर करने की ठानते हैं। चंपत, अगर ये फाका कशी खत्म ना हुई तो हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादा की जो 50 मीटर जमीन पड़ी है वो हमारे काम आएगी। बेवकूफ, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते हैं? मेरा जमीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी हैं? एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर जमीन से छुटकारा पाएंगे और दूसरे चाचा चौधरी के अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे और दोनों चाचा चौधरी के घर की ओर ख्याली पुलाव पकाते हुए चल देते हैं। शहर वाले उस बुड्ढे को छोड़कर हमारा सिक्का मानने लगेंगे। वाह! वहां पहुंचकर, चौधरी खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको जमीन के टुकड़े की जरूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर जमीन है, हम उसे 10,000 में बेचते हैं। लेकिन पर चंपत चाचा चौधरी की बात काटते हुए बीच में ही बोलता है, हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए सस्ते में जमीन बेच रहे हैं। तभी चाची वहां आती है। अजी, ले लीजिए ना। और चाचा चौधरी 10,000 रुपए चंपत के हाथ में रख देते हैं। अच्छा लो 10,000 रुपए। चंपत संपत चाचा चौधरी के घर से पैसे लेकर निकल जाते हैं। मान गए चंपत तुम्हें? तुम्हारे जैसे अक्लमंद को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। आओ अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफी के बारे में बताएं। चंपत और संपत सारे शहर में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ बनाया और 50 मीटर बंजर जमीन उसे 10,000 रुपए में बेच दी। तभी चाचा चौधरी वहां हाथ में एक बड़ा सा सोने का कलश लिए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे से ये लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी,
चंपत संपत मुंह लटकाकर चल देते हैं। मात खा गए। जो खजाना हमें मिलना था वो उसे मिल गया। घर पहुंचकर एक बार फिर दोनों अपनी उल्टी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। संपत, एक आइडिया आया है। अगर हम अरब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाए तो वो खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है। दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वो खजाना हमें दिखाएगा। हम उसे छीनकर भाग खड़े होंगे। वाह! दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। वह आ गया चाचा चौधरी का घर। अंदर घुस चलो। तभी दरवाजे पर रॉकेट उनका स्वागत करता है। मर गए। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। भागो! दौड़ते दौड़ते दोनों लुढ़क पड़ते हैं आओ! और लुढ़कते हुए सीधा तालाब में गिर जाते हैं। चंपत, सारे बखिए उधड़ गए। घर चलो और कोई दूसरी तरकीब सोचो। तो ठीक कहता है संपत। मैं भी चाचा चौधरी को मजा चखा कर रहूंगा। चंपत संपत दोनों घर पहुंचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है। चाचा चौधरी को शहर के बाहर घेर कर गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है। शहर के बाहर एक वीरान जगह पर चंपत संपत चाचा चौधरी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता दिखाई देता है। चंपत, वो चाचा चौधरी आ रहा है। बंदूक सीधी कर ले। वो दोनों चाचा चौधरी को घेर लेते हैं। क्यों चौधरी, अब बोल, तुझे जो खजाना मिला है वो हमारे हवाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते। जाओ, जाकर गिल्ली डंडा खेलो। ये सुनकर चंपत को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में एक फायर दाग देता है। खामोश! बंदूक के चलते ही सारे नारियल टूटकर चंपत संपत के सिर पर गिरने लगते हैं। ओह, ये क्या? खोपड़ी फूट गई। हाय, मैं मरा। बचाओ! चंपत और संपत दोनों ढेर हो जाते हैं। हाय, नारियलों की दनादन चोटों से खोपड़ी का भुर्ता बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। चंपत, अब तो एक ही चारा है। चाचा चौधरी से माफी मांग ले। हम उससे नहीं जीत सकते। और वो दोनों चाचा चौधरी के पीछे लपकते हैं। चाचा जी, 1 मिनट ठहरो। और दोनों चाचा चौधरी के पांव में गिर पड़ते हैं। हमें माफ कर दो। भेष बदलकर हमने आपको मारने के बड़े षड्यंत्र रचे थे। मुझे सब मालूम है। इतनी बेवकूफियां संपत चंपत के अलावा और कौन कर सकता है? आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूं। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे। इतना कहकर चाचा चौधरी चंपत और संपत को अपने साथ लेकर चल देते हैं। चाचा चौधरी और ढोलू चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर बिल्लू, पिंकी, साबू और खुद चाचा चौधरी। बिल्लू, पिंकी, मैं और साबू राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। घर में अकेले रह लोगे तुम लोग? आप निश्चिंत होकर जाएं चचा जान। हमारे पीछे से एक तो तुम बाहर ना जाना, दूसरे जब मैं लौटूं तो घर में हर चीज बिखरी हुई ना मिले। हम ख्याल रखेंगे। और चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। ठीक है, हम चले। बाय बाय। बाय बाय। पिंकी और बिल्लू
घर के अंदर। पिंकी आओ, स्टापू खेलें। चचा ने क्या कहा था? यहाँ खेलने से सारा घर बेतरतीब हो जाएगा। चलो छत पर चलते हैं। दोनों छत की ओर चल देते हैं और छत पर दोनों स्टापू खेलना शुरू कर देते हैं। स्टापू खेलने के लिए ये छत कितनी उम्दा है। नीचे घर के अंदर ढोलू चोर। ये सोफे पर क्या पड़ा है? लगता है कोई पर्स भूल गया है। ढोलू चोर पर्स को उठा लेता है। पर्स में 100 के नोट। ढोलू चोर लालच में आ जाता है। जो आदमी इतने पैसे बाहर छोड़कर जा सकता है, उसके घर के अंदर कितना माल होगा। ढोलू, तेरी किस्मत खुल गई। ढोलू जाकर अलमारी को खोलता है। वाह, सचमुच इतनी धन दौलत है कि मेरी बाकी उम्र आराम से कट जाएगी। ढोलू सारे पैसों और जेवरों को थैले में भरना शुरू करता है। थैला भर गया है, लेकिन दौलत अभी भी खत्म नहीं हुई। उधर छत पर अब मेरी बारी है। बिल्लू का फेंका हुआ स्टापू लुढ़कता चला जाता है बिल्लू, स्टापू सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। और स्टापू लुढ़कता हुआ नीचे कमरे में आ जाता है, ठीक वहीं जहां पर ढोलू चोर होता है। ओह, कोई नीचे आ रहा है। कहाँ छुपा जाए? इसी अलमारी में छुपना मुनासिब रहेगा। ढोलू चोर हड़बड़ाकर अलमारी के अंदर घुस जाता है। बिल्लू की नजर अलमारी पर पड़ती है। चचा जान अलमारी खुली छोड़ गए। ऐसा ना हो कोई चोर आकर हाथ साफ कर जाए। क्यों ना मैं अलमारी को बंद ही कर दूं। बिल्लू अलमारी को बंद कर देता है। तभी चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं। बिल्लू, मैं आ गया। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट पैटीज लाया हूं। आपका सामान जो का त्यों सही सलामत है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। शाबाश, इसी का इनाम है ये पनीर की मसालेदार पैटीज। लो, खाओ। इधर शहर का कोतवाल राम लुभाया। कांस्टेबल शंकुराम, इस इलाके में चोरियां बढ़ती जा रही हैं और ढोलू चोर पकड़ा नहीं जा सका। शाम तक ढोलू को ना पकड़ा तो अपनी छुट्टी समझो। कांस्टेबल शंकुराम मुंह लटकाए बाहर आ जाता है। मर गए। एक बीवी और 12 बच्चे घर में पालने के लिए और नौकरी का ये अल्टीमेटम। शंकुराम मुंह लटकाए चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। शंकुराम, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। चाचा जी, अगर आज मैंने ढोलू चोर को नहीं पकड़ा तो नौकरी से बर्खास्तगी का हुक्म मिला है। नौकरी छूट गई तो बच्चे कैसे पालूंगा। फिक्र ना करो, अलमारी खोलो और जितना चाहे पैसा ले लो। नौकरी छूटने पर कोई धंधा शुरू कर लेना। शंकुराम जैसे ही आगे बढ़कर अलमारी खोलता है, आए तो चौंक जाता है। अलमारी के अंदर ढोलू चोर बैठा होता है। आज पैसे की जरूरत नहीं, ये ढोलू चोर पकड़ा गया। मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। शंकुराम ढोलू को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में, ढोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। चल, सबसे पहले मैं तुम्हें हवालात में बंद करता हूँ। रास्ते में चलते चलते, ओफो, ना जाने सरकार पुलिस चौकियां इतनी दूर क्यों बनाती है। चलते चलते दम खुशक हो गया। क्यों ना थोड़ी देर सामने पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर लिया जाए। ठीक है। और दोनों जने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, अब कुछ दम में दम आया। और सुस्ताते सुस्ताते कांस्टेबल शंकुराम की आंख लग जाती है और वो ऊँघने लगता है।
थोड़ी देर में उसकी आंख खुलती है। कमबख्त आंख लग गई थी, काफी आराम कर लिया, अब चलना चाहिए। जैसे ही शंकुराम चलने की तैयारी करता है तो पाता है कि ढोलू चोर वहां से गायब है। हैं? शंकुराम भागते हुए ढोलू चोर का पीछा करता है। ढोलू, भागो! ढोलू चोर भागता हुआ एक ड्रम में घुस जाता है। शंकुराम को चकमा देना चाहिए, इस ड्रम में छुप जाऊं। तभी बिल्लू वहां आ जाता है। कौन जाने किसने किसको चकमा दिया, अब तुम इसी ड्रम में बंद रहोगे ढोलू। बिल्लू ड्रम का ढक्कन बंद कर देता है। बिल्लू, कहीं ढोलू को इधर तो नहीं देखा? वो कमबख्त मुझे चकमा देकर भाग निकला। फिक्र ना करो, मैंने उसे इस ड्रम में बंद कर दिया है। शंकुराम खुश हो गया। अरे वाह बिल्लू, मेरी नौकरी जाते जाते एक बार फिर बच गई। शंकुराम ड्रम को लुढ़काता हुआ चल देता है। मैं इसको ले जाकर अभी हवालात में बंद करता हूँ, नाक में दम कर रखा है इसने। उधर पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। शंकुराम ड्रम को लुढ़काता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। शंकुराम, अभी अभी पुलिस कमिश्नर का फोन आया था कि अगर ढोलू चोर को 1 घंटे में ना पकड़ा गया तो वो इस पुलिस चौकी के सारे स्टाफ को डिसमिस कर देंगे। सर, आप चिंता मत करो, मैं ढोलू चोर को ले आया हूँ इस ड्रम में। शाबाश शंकु, तुम इस चौकी के सबसे होनहार कांस्टेबल हो। इस बार गणतंत्र दिवस पर मैं तुम्हें स्पेशल पुलिस मेडल दिलवाऊंगा। ड्रम खोलो और ढोलू चोर को बाहर निकालो। शंकुराम जैसे ही ड्रम खोलता है तो उसमें से एक चूहा उछलकर राम लुभाया के ऊपर कूद पड़ता है। ओह, तेरी ये हिम्मत, मेरे साथ मजाक। शंकुराम कांस्टेबल, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। तभी बिल्लू एक दूसरा ड्रम लेकर वहां आ जाता है। ठहरिए कोतवाल साहब, ढोलू इस ड्रम में बंद है। शंकुराम खुशी में इतना पागल हो गया कि उसे खबर ही नहीं रही कि वो दूसरा ड्रम ले जा रहा है। देखते हैं, खोलो इस ड्रम को। और ड्रम खोलते ही अंदर से ढोलू चोर निकलता है। चलो सीधा हवालात में, तुमने मुझे बड़े कष्ट दिए हैं। डियर